कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो इस लायक हैं? क्या उन्हें भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए बना रहना चाहिए क्योंकि लोकसभा में सीटें मिली, या उनको हटा देना चाहिए? मार्क माय वर्ड्स, हटा देना चाहिए, ये मैंने कहा, क्योंकि हटेंगे ऐसे तो वो है नहीं। बहुत बड़े कुर्सी चिपकू हैं तो अपने आप तो हटेंगे नहीं। हमारे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि जो पावर में आएगा वो लोगों के विरोध में काम करे। और ये मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी पिछले 6 साल से भारत में और उससे पहले 13 साल गुजरात में लोगों के विरोध में काम करता रहा। पहले गुजरातियों के विरोध में काम किया, अब भारतवासियों के विरोध में काम करता है। बहाना यह है सीटें उसके पास ज़्यादा हैं भाजपा के पास, तो वो सरकार में रहेंगे। जो कहते हैं कि भाजपा की नरेंद्र मोदी वाली सरकार अच्छा काम करती है, चलिए मान लेते हैं, 10% ऐसा कहते हैं। उन्हें तकरीबन 30% वोट मिले थे, और वो 30% वोट तो इसलिए मिले थे क्योंकि पूरा भारत तो वोट करने आया नहीं था। 65% से भी कम वोटिंग एवरेज थी। 35% भारत ने तो वोट भी नहीं किया था, और जिन्होंने वोट किया था उसका 30-40% अगर इनको मिल जाता है तो पूरे भारत के इलेक्टोरेट का वोट 25% भी नहीं होता। उन्हें शायद पूरे भारत में से 20% लोगों ने भाजपा को या मोदी को इलेक्शन में जिताया था। मोदी साहब, तुम और तुम्हारी सरकार देश विरोधी काम करती है, लेकिन वो 20-25% जिसमें 10% शायद आपके लोग होंगे जो आजकल बड़ा पार्टी के साथ जुड़े माने जाते हैं, और बाकी इंक्लाइंड लोग होते हैं, वोट स्विंगर्स होते हैं, जो इधर से उधर वोट करते हैं और आपको जिता देते हैं। लेकिन भारत ने तो आपको यह अधिकार नहीं दिया, ना संविधान ने अधिकार दिया कि देश विरोध में काम करो। भारत में ये सरकार जो बैठी है ये 1,000 रुपये नहीं कमाती, ये ढेला नहीं कमाती। ये अपने घर के हर मेंबर को, भाई को, चाचा को, भाई को, बहन को, यानी आप लोगों को, हमको ये कहती है जाओ कमाओ और हमको टैक्स पे करो। साला हम एक पैसा नहीं कमाएंगे, तुम हमको कमा के दो और हम उसमें से जिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, और तुमको सड़क पे चलने पे मजबूर कर देंगे। अगर ये हेड ऑफ द फैमिली का तरीका है यानी सरकार का, तो ऐसे घोड़े को गोली मार देनी चाहिए, अर्थात इस सरकार को खत्म कर देना चाहिए। कौन करेगा? इलेक्शन जीत के आए। अरे भाई, इलेक्शन जीत के आए हो, भारत को तुमने नौकर नहीं बना लिया, बंधुआ मजदूर नहीं बना लिया। 80% भारत ने तुमको वोट नहीं किया। जिस दिन खड़ा हो जाएगा तुम परेशान हो जाओगे। कोई फौज नहीं बचाएगी तुमको मिस्टर मोदी, कोई पुलिस नहीं बचाएगी। तुमने, लोग नोटबंदी से शुरू करते हैं, मैं उससे 2 कदम पहले से चलता हूँ। 2014 से तुमने नाटक करना शुरू किया कि हम देश के प्रति काम कर रहे हैं, हमने पूरे भारतवर्ष को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, यानी गाँव में, घरों में बिजली पहुँचा दी। 95% से ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड था ऑलरेडी ये देश। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती थी गाँव देहात शहर के अंदर। बचा खुचा तुमने 4-5% जो कर लिया, तो तुमने भारत पे एहसान नहीं किया। तुमको तश्तरी में मिली चीज़ उसको तुमने आगे बढ़ाया, और तुम कहते हो तुमने किया, यानी तुमने नहीं किया। जितने एयरपोर्ट तुमने खोले सारे बंद हो गए। मनरेगा को तुमने गाली दी, आज मनरेगा के बोझ तले तुम दबे हुए हो और लोगों को उसमें से काम दे करके पैसे दिला रहे हो। तुमने जिस चीज़ के बारे में कहा, तुमने ये कहा था 2014 के अंदर कि कांग्रेसियों, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ लेकिन कांग्रेस का तुमने ये कहा था कि सबसे करप्ट लोग होते हैं। साला एक को तुम जेल नहीं पहुंचा पाए। जीजा जीजा करते थे, जीजा तो वो तुम्हारा बन गया भैया, जीजा तो वो तुम्हारा बन गया वाड्रा। मोदी जी, तुम आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि उसमें कुछ बिगाड़ने जैसा है भी नहीं। तुम झूठ बोल करके आते हो। तुम्हारे साथ कैसे लोग होते हैं, वो
काणा राजा, राजा तो नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, काणिया बेवकूफ रामदेव जैसा। आपको कैसा सरकार चाहिए जो गैस के दाम कम कर दे? वे रामदेव, वो श्री श्री 420 रविशंकर। पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी, तेरे अब्बा ने की, दुगने दाम पे चल रहा है आज देश। और फिर हम जरूर उस टॉपिक पे आएंगे जिसको कहते हैं नोटबंदी। आप लोगों की जानकारी के लिए, नोटबंदी हमेशा होती रही है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता था। एंड अ सर्टेन टाइप ऑफ करेंसी, नोट या कॉइन्स, वो बैंक रिटेन कर लेती थी, वापस नहीं करती थी, और वो मार्केट से ख़त्म हो जाता था, उसके बदले में नया आ जाता था। ये जो फौरन एकदम से करने का जो नाटक किया था, नवंबर 2016 से लेके आज 2020 की जून का महीना आ गया है, ये देश की अर्थव्यवस्था चरमराने का कारण तुम हो मिस्टर मोदी। जीएसटी का ड्रामा किया तुमने, उससे देश पे कितना बड़ा बोझ आया है कि आज तक निकल नहीं पा रहे हैं। हिंदू मुसलमानवाद तुम कराते हो, राम मंदिर तुम कराते, राम मंदिर घर पे बना लो भाई। मैं भी हिंदू, मेरे घर में भी राम मंदिर है, तो मैं, हमारा ठेकेदार बनने की ज़रूरत नहीं है। वो 3 तलाक का कानून पास करके महिलाओं के सम्मान में, जशोदा बहन के सम्मान में आज तक 2 रुपया का चढ़ावा दिया? कभी जाके उसको सेब खिलाए, कभी जाके केला खिलाया, कभी जाकर के उसको बोला चलो बीवी जान एक बार खाना साथ में ज़िंदगी में खा लें? नहीं नालायक, वो तो तेरे को आता नहीं है, और तू मुसलमानों की औरतों को धन्यवाद लेने चला है, तो तेरे से बड़ा कोई नालायक नहीं है, 3rd ग्रेड पर्सन। तुम गवर्नेंस के नाम पे काला धब्बा हो, काला धब्बा। यूपीए की सरकारें आई, इसके पहले लोग मजाक उड़ाते थे कुछ पुराने प्रधानमंत्रियों का, जैसे कि एचडी देवेगौड़ा वगैरह का, कि भाई ये भी कोई, अरे नरेंद्र मोदी तुम्हारे जैसा तो नालायक कोई नहीं है। तुम तो देश के नाम पे तुमने बिल्कुल बेवकूफ़ बना रखा है। नौकरियां कहाँ हैं? मैं साल की 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, अरे कहाँ? नौकरियां नहीं तुम्हारे पास देने के लिए, पैसा है नहीं तुम्हारे पास पॉलिसीज बनाने के लिए, रेवेन्यू तुम बनाते नहीं हो, हमारे इनकम टैक्स को रेवेन्यू बोलते हो। आज भारतवर्ष को यह समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सलीके से समझने की ज़रूरत है, कि जो पीएसयू कहलाते हैं, गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो इतने बड़े बड़े नवरत्न कंपनियां बनाई थीं जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद भारत सरकार ने, वो इसलिए था कि भारत सरकार की कमाई हो, भारत सरकार उसमें कमाए, और कमा के हेड ऑफ द फैमिली की तरह अपने लोगों को खिलाए पिलाए, देश का उत्थान करे। तुमको तश्तरी में मिल गया पका पकाया, तुम साला ये बेच दो, वो बेच दो, एलआईसी बेच दो, हाल में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेच दो। तेरे बाप ने बनाया था बे, हैं? दामोदर दास मोदी ने बनाया था, जो तू बेच रहा है। अगर कोई एक यूनिट खराब हो जाती है, कि चलिए एयर इंडिया में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसको आप ठीक करते, आप सब कुछ बेचने पे तुले हो। तुम तो व्यापारी क्लास के नहीं हो, तुम साले भिखारी क्लास के हो, कि कहीं सड़क पे पड़ी कोई चीज मिल गई बेच दिया, 4 किलो प्लास्टिक कहीं से पड़ा मिल गया, जाके कबाड़ी को बेच दिया। तुम तो कबाड़ी निकले यार, यू आर अ ब्लडी कबाड़ी मिस्टर मोदी। जो तुम्हें चीज मिली उठा के बेच दिया, एयरपोर्ट वो बेच दिए, शिपिंग कॉरपोरेशन वो बेच रहे हो, एलआईसी वो तुम डिसइन्वेस्ट कर रहे हो। अरे देश बेच रहे हो, तुम्हारे बाप दादाओं ने देश नहीं बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी में से या
मोदी के या अटल बिहारी के या इनके जैसे आरएसएस संघी लोगों ने ये देश का निर्माण नहीं किया। ये अंग्रेज के नौकर थे, अंग्रेज के जूते के तलवे चाटते थे जिसमें गोबर चिपका होता था। ये मोदी के संघी बाप दादा। तुमको एक देश में तुमने किसी भी तरीके से इलेक्शन जीत के तुम सरकार में बैठ गए, तुम बेच दोगे पूरे देश को। मुझे याद है नरेंद्र मोदी, तुमने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा, पर तुमने ये नहीं कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तुम तो देश बेच रहे हो। आज भारत सरकार निकम्मी निठल्ली के पास एक रुपया नहीं है दोस्तों, एक रुपया नहीं है। ये आरबीआई से हमारा देश का पैसा लूट चुके हैं, ये एलआईसी से हमारा पैसा उठा चुके हैं, करोड़ों लाखों रुपया, लाखों करोड़ रुपया। ये हमारे नवरत्न कंपनियां बेच रहे हैं क्योंकि इनके बाप ने नहीं बनाई, मुफ्त की मिली है, कमाई का जरिया है नहीं। यही गुजरात मॉडल है, मैं जानता हूँ, मैं गुजरात में इतने साल रहा हूँ, मुझे पता है। जो मिला साली चीज़ को बेच करके इनने पैसे बना लिए, अपने पे खर्च किए और फिर नंगे हो गए। ये पिछले 2-2.5 साल से भारत सरकार ज़ीरो बैंकरप्ट है, इनके पास पैसा नहीं है। और इस वजह से ये कोरोना वायरस के नाम पे इन्होंने लाखों करोड़ रुपया विदेशों से इस समय लिया, आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। और ये किस पे खर्च कर रहे हैं? खुद पे खर्च कर रहे हैं। ये आम इंसान पे पैसा नहीं जा रहा है, आम इंसान तो भूखा प्यासा नंगा बैठा है, ये खुद पे खर्च कर रहे हैं। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कैसे। भारत सरकार के पास पैसे क्यों नहीं है इस समय? क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन इन्होंने खड़ी करी और लॉकडाउन कर दिया और सारा टैक्सेशन बंद हो गया। लगभग कोई टैक्सेशन इनके हाथ में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है मेरे दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। भारतवर्ष के अंदर 7 लाख गांव हैं, 7 lakhs विलेजेस, है ना। हर गांव में एक सरपंच होता है और वो सरपंच को सरकार पैसे देती है हर महीने, अर्थात तनख्वाह। आप एमपी एमएलए तो छोड़ ही दीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, हज़ारों एमएलए छोड़ दीजिए, एमएलसी छोड़ दीजिए, सरकारी दफ्तर छोड़ दीजिए, सरकारी विभाग डिपार्टमेंट्स छोड़ दीजिए, आप सरकारी पुलिस वाले छोड़ दीजिए, फौज छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। जो लाखों की संख्या में भारत सरकार और केंद्र राज्य सरकारों की नौकरी करते हैं, उनको तो छोड़ दीजिए। आप हर सरपंच को उठा लीजिए, हर सरपंच को अगर ये 10,000 रुपये महीना भी देते हैं तो 7 लाख गांव, मान लेते हैं 5 लाख सरपंच होंगे, 5 लाख सरपंच 5 lakhs इंटू 10,000 कभी करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने अरब रुपए होते हैं, अरबों। और ये हर महीना देना पड़ता है, बाकी तो खर्च मैंने गिना ही नहीं आपको। एवरी सिंगल मंथ 5 लाख इंटू 10,000, ये करके देख लीजिएगा कितने जीरो आते हैं जो उस ससुर पात्रा तक को नहीं पता है ना। इतना पैसा हर महीना ये लोग सिर्फ सरपंचों को खर्च का देते हैं, तनख्वाह का देते हैं, जो भी कहते हैं। मैंने तो हिसाब भी नहीं लगाया कि लाखों लोग जो भारतीय फौज में नौकरी करते हैं उनकी तनख्वाह जाती है, लाखों लोग जो पुलिस में काम करते हैं अलग अलग राज्यों में उनकी तनख्वाह जाती है, लाखों लोग जो सरकारी विभागों में रेलवे से लेके वाटर वर्क मैनेजमेंट से लेके बिजली विभाग से लेकर के रोड बनाने के विभाग से लेके बैकएंड में जो सचिवालयों में बैठे होते हैं और पता नहीं किन किन दफ्तरों में, उनकी तनख्वाह जाती है। मैंने तो गिनी भी नहीं अभी, एवरेज 20-25 हज़ार रुपया तो हर आदमी को जाता है। तो ये जो अरबों रुपया हर महीना चाहिए जो इनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज हम लोग टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, क्योंकि कोई बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, इसलिए इन्होंने विदेशों से पैसा लिया और ये भी अब खत्म हो गया। इसलिए आप लोगों के पास आपने देखा कि जो ये रोड पे चलते लोग जा रहे हैं, गरीब जो गांव में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, आप और हम जो पैसे की तकलीफ इस समय भुगत रहे हैं, तो उसमें सरकार ने इसीलिए कोई मदद नहीं करी। इसलिए नहीं करी क्योंकि उनको खुद के खाने के पैसे चाहिए, जीने के। और अब वो पैसा भी जब खत्म हो रहा है तो ये लॉकडाउन के जो स्टेजेस हैं इसको अनलॉक करके खोलते जा रहे हैं। वो इसलिए खोलते जा रहे हैं कि दोस्तों आप लोग जाओ, बाहर जाके काम करो, सड़ो गलो मरो, क्योंकि भारत में तो लाखों पेशेंट हो गए हैं और ऐसे घोड़े की तरह तेज दौड़े जा रहा है कोरोना का वायरस। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो पहले आके टीवी पे रोते थे, भैं 550 हो गए घर में बैठो, अब 2.5 लाख हो गए बाहर निकलो।
इससे बड़ा चार्ली नहीं देखा मैंने मोदी जैसा। आज मैं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर भारत में सही तरीके से अगर टेस्टिंग कराई जाए तो अमेरिका से ज़्यादा पेशेंट भारत में मिलेंगे। तो ज़रूर मिलेंगे, हम सब समझते हैं इस बात को। तो उधर चीन को लाल आंख दिखाएंगे, हैं मोदी जी क्या बोलते थे, हम लाल आंख दिखाएंगे। भाई गनुआ लाल कर दी चीन ने, और तुम साले कुछ कर नहीं सकते। नेहरू को गाली देते हो, जिस आदमी ने चीन को अपनी औकात दिखा दी थी, लाइन पे खड़ा कर दिया था ला करके। पाकिस्तान के सामने तुम भीगी बंदी में बिल्ली बने घूमे रहते हो, और फालतू का घर में यहाँ पे हिंदुस्तान में ड्रामा करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये मीडिया, जो टीवी मीडिया है खास करके, इसको देख करके हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि देश बिल्कुल खुशहाल है। वो 8-10 चैनल्स का घर खुशहाल चल रहा होगा, लेकिन देश खुशहाल नहीं है। आपका घर खुशहाल है क्या इस समय? पहले भी नहीं ना। पहले तो सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, अब तो प्राइवेट जा रही हैं इस समय। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की जो गवर्नेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं आजकल? गोबरनेंस। मोदी की गवर्नेंस नहीं है, मोदी की गोबरनेंस है, गोबरनेंस। और हकीकत में गोबर जो होता है वो टट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं होता, माफ कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है। तो अगर ऐसा व्यक्ति अगर किसी बदौलत बैठ गया है कुर्सी पे आकर के, तो क्या मैं अपने देश को बर्बाद होने दूंगा? क्या आप अपने देश को बर्बाद होने देंगे? क्या हम उन फालतू के मीडिया रिपोर्ट्स को लेके खुश रहेंगे, मोदी जी ने अब ये कर दिया? अरे मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी बेवकूफ़ बनाते हैं। मीडिया के बहकावे में आकर के हम अपने देश को नहीं सौंप सकते फर्दर ऐसे लोगों के हाथ में। अब आप पूछेंगे कि तो साहब संविधान में तो कोई उपाय नहीं है, 4 साल तो और झेलना पड़ेगा। कतई नहीं झेलना पड़ेगा, कतई नहीं झेलना पड़ेगा, उखाड़ के फेंक दी जाएगी ये सरकार। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कैसे उखाड़ना है, वो आपका सवाल वैलिड आएगा। लेकिन आपका ये कहना कि इनको 4 साल नालायक को झेलना है या इसकी सरकार को झेलना है, वो तो हम नहीं होने देंगे। और ये जो डर लोगों ने मन में बिठा रखा है कि मोदी मरवा देगा और अमित शाह कर दे, अरे इन दोनों इनमें दो कौड़ी की वो नहीं है, औकात नहीं है, कोई दो कौड़ी की औकात नहीं है। तो आप कहते हैं, आप कहेंगे कि फिर भाई इनके लोग जो हैं, संघी लोग जो हैं, वो सड़क पे, भाई बिना नाम लिए कहूँगा, जिस किसी की भी छोटी पार्टी की सरकार हो या बड़ी पार्टी की सरकार हो, जब पावर में होते हैं तो उसके लोग पावर में ही होते हैं। ये तो एक आम बात है। तो आज ये लोग अगर सरकार में बैठे तो इनके लोग पावर में होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर इसी डर से कि लोग पावर में हैं और इनके लोग क्या बोलेंगे, अगर यही डर से अगर जी रहा होता ना ये हिंदुस्तान, भारत, इंडिया मेरा, तो हमारे बाप दादा ना तो अंग्रेज से हमें आज़ाद करा पाते और ना हम खुले देश में जी पा रहे होते। क्योंकि यही चीज़ अगर मंगल पांडे ने सोची होती, ओहो हो अंग्रेज तो गोली मार देगा, तो मंगल पांडे रिवोल्ट नहीं करता, वो चुपचाप खाली नौकरी छोड़ के चला जाता। अगर यही डर होता कि अंग्रेज़ लाठी मारेगा तो गांधी लाठी के खाने के लिए नहीं तैयार होते, नेहरू लाठी खाने के लिए नहीं तैयार होते, लाला लाजपत राय लाठी खाने के लिए नहीं तैयार होते, बाबा अंबेडकर लाठी खाने के लिए नहीं तैयार होते। ये डर का माहौल तो सिर्फ संघियों में तब था, और ये अपने बिल में छुपे रहते थे और आज भी छुपे रहते हैं। इनमें कोई दम नहीं है। इनके मीडिया के बहकावे में आकर के कतई ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भारतवर्ष जो है कोई इनका है ही नहीं। पहली बात तो इंडिया इनका है ही नहीं, इनका ये तो बोझ है हमारे सर पे। 2019 के इलेक्शन को जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे ये मालूम चला कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह पिट जाती और हार जाती, लेकिन डिवीजन ऑफ वोट जो था वो ऑपोजिशन के अंदर हुआ। 30% वोट वोटर्स का, 30% वोट, 35% वोट बीजेपी को मिला, वो भी स्प्रेड इवन नहीं, अलग अलग टुकड़ों में, कहीं पे कंसोलिडेटेड, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो विपक्ष था उसका वोट डिवाइड हो गया, जिसमें बीजेपी ने ही चाल खेली थी और कई विपक्षी दलों को ऐसे लड़वा दिया था जैसे वोट डिवीजन हो जाए। तो ये गेम खेला जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या ये 4 साल तक इंतजार किया जाएगा? मैं तो नहीं करूँगा। ये मोदी जैसे नालायक
अमित शाह जैसे बेवकूफ़ और तड़ीपार गधों को, इनको तो मैं नहीं अलाउ करूँगा। अब आप बोलेंगे तुम कौन हो, मैं पता नहीं कौन हूँ, मैं भारतवासी हूँ, आम इंसान हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। हकीकत मानिए वैसे ही वो लोग भी हैं। इस देश का इतिहास रहा है, सरकारें उखाड़ के फेंकी गई हैं। आपको मैं याद दिला दूं, 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, 1977 में उनकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया था। 2004 में शाइनिंग इंडिया वाले ये कहने वाले कि मेरे सामने कौन कौन टक्कर ले सकता है, ऐसे नालायक अटल बिहारी वाजपेयी को उखाड़ के फेंक दिया गया था। नालायक क्यों बोला मैं जानता हूं, क्योंकि नालायक था, उसी ने 2002 करवाया था। मोदी तो खाली मोहरा था एक। ऐसे नालायकों की सरकार उखाड़ के फेंकी गई है। 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंका गया था, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, हार गया। आपको इतिहास का जिन लोगों को ज्ञान होगा उनको पता होगा कि इवन इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, बहुत सारी राज्य सरकारों को उखाड़ के फेंका गया, उसके बाद की सरकारों को उखाड़ के फेंका गया। इंदिरा गांधी की खुद की सरकार 77 में उखाड़ के फेंकी गई। अटल बिहारी की 2004 के इलेक्शन में जो बुरी तरह हार है, उसको उखाड़ के फेंका जाना कहा जाता है। और अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट ही करते हैं इंडिया के अंदर के गदर हो, तो साहब अगर गोबर होगा तो गदर तो जरूर होगा। जहां गोबर फैला रहेगा वहां गदर जरूर होगा साहब। कौन रोकेगा? कोई ये बताए कि करोड़ों ये जो मजदूर की हालत खराब करी, सिर्फ चल के जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भूखे प्यासे रहने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रेन और बस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उनकी नौकरियां गई, उनके पास पैसे नहीं, अभी काम नहीं। अभी सुनने में आया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 2021 के बजट आने तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, भिखारी सरकार है, खत्म कर दिया सारा पैसा। वही जो इस आदमी ने गुजरात में किया था। आपको जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि गुजरात जो है वो सबसे पुअर स्टेट्स में से है इंडिया में। पेपर वर्क मत देखिएगा, वहाँ जाके ज़मीन पे देखिए। ना इंडस्ट्रीज़ है, ना फैक्ट्रीज़ है, ना एमएसएमई है, ना लोग काम करते हैं। लोग जो ये कहते हैं ना गुजराती लोग बड़ा बिजनेस माइंड होता है, वो कुछ गुजराती लोग हो सकते हैं, बाकी हर दुकानदार को बिजनेसमैन बोलना है तो हर राज्य में दुकानदार होते तो सारे ही बिजनेसमैन हुए। ये जो मिसनॉमर फैलाया हुआ है मोदी जी ने कि हम बिजनेस क्लास लोग होते हैं, गुजराती लोगों को बोलते हैं बिजनेस क्लास लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हर राज्य में बिजनेस क्लास होता है, वो उनका प्रोपागेंडा है, ठीक है, वो अपनी जगह, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। But the larger question is, would we want such kind of an idiot to be continuing as the Prime Minister of this nation, along with the kind of government that it is running? जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई नीति नहीं है, जिसके पास कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पूंछ नहीं है, बंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। नो, आई विल नॉट परमिट दिस थिंग टू हैपन। इनको उखाड़ के फेंकना है तो हम ही फेंकेंगे, चाहे जो मेहनत लगे उसके पीछे। और जो ससुर का नाती ये बोलेगा कि संविधान की वजह से उनके पास 4 साल और हैं, तो ऐसे संविधान को बदलना पड़ेगा। क्या संविधान नहीं बदल सकते? अबे रोज बदलते हैं ये लोग बैठ के, रोज अमेंडमेंट ये अमेंडमेंट वो, सुप्रीम कोर्ट भी अमेंड कर देता है, सरकार भी अमेंड कर देती है, पार्लियामेंट भी कर देती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जब पीपल का है तो पीपल बदलेगा इसको। कहां बदलेगा वो जरा इंतजार कीजिए, कहां बदलेगा, क्योंकि अब हम ये चीज सहन नहीं करेंगे दोस्तों, हम नहीं सहन करेंगे। हो गया ये जितना ड्रामा। ये टिड्डे ने, मोदी नाम का जो टिड्डा है ना, पाकिस्तान की तरफ से जो उड़ के आया है, इसने पूरा बर्बाद कर दिया है।
और इस टिड्डी दल को हम नहीं चलने देंगे। ये सब चिन्मयानंद की जो औलादें हैं, इनने देश का बलात्कार कर दिया। कौन है ये जितने संघी हैं ना, या तो ये जोशी जी वाले हैं और नहीं तो ये चिन्मयानंद की औलादें हैं। जो भी हैं ये, इन्होंने देश का भट्टा बिठा दिया है। और देश का भट्टा बिठा दिया है तो भारत सरकार सुन लो, भारतीय फौज सुन लो, भारतीय पुलिस सुन लो, भारत के कानून सुन लो, भारत के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सलाम सुन लो। आप हमारे हो, हम आपके हैं। और आपके और हमारे खिलाफ जो जाएगा, पब्लिक उसका साथ नहीं देगी। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, प्रकाश जावड़ेकर जैसे नालायक लोग बैठ करके जो ये देश का भट्टा बिठा रहे हैं, जिसमें मिला लीजिए पीयूष गोयल, है ना, ये सारे जितने नालायक हैं, आप जो वर्दी में हैं उनका फ़र्ज बनता है इनको सल्यूट करें, ज़रूर कीजिएगा। लेकिन आपका फ़र्ज़ ये नहीं कहता कि अगर ये लोग देश तोड़ने का काम करते हैं तो आप इनका साथ देंगे। क्या आपको नहीं दिख रहा कि एक आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के देश को बर्बाद कर रहा है? अगर नहीं दिख रहा तो आप गलत जगह बैठे हैं सर। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आपको नहीं दिख रहा तो आप गलत जगह बैठे हैं। आप भारत के फौज में हैं और आपको नहीं दिख रहा तो आप गलत जगह बैठे हैं। आप मिनिस्टर हैं, आपको नहीं दिख रहा, आप गलत जगह बैठे हैं। आप डॉक्टर हैं, आपको नहीं दिख रहा तो आप गलत जगह बैठे हैं। आप पुलिस के अधिकारी हैं और आपको नहीं दिख रहा कि ये लोग तोड़ रहे हैं तो आप गलत जगह बैठे हैं। आपको इनसे दबने की जरूरत नहीं है। ये आपके बाप नहीं है, आप इनके बाप हैं और आप हमारे भाई हैं, अर्थात हम लोग इनके बाप हैं। हमने इनको बनाया है। अगर ये देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको हटाना हमारी जिम्मेदारी है। भारत की फौज, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। भारत की फौज का यह कर्तव्य है कि भारत को बचाए। तो भारत की फौज ऐसे नालायक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मंत्रियों से जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके सामने झुकने के बजाय इनको उखाड़ फेंकने में, देश का भला करने में इज्जत रखें अपनी। भारत के कानून में बैठे हुए जितने भी बड़े बड़े जज हैं, और इनकी मैं इज्जत करता हूं, मैं हर उस जज की इज्जत करता हूं, हर एक जज की इज्जत करता हूं, हर कोर्ट की इज्जत करता हूं। लेकिन जब पूरा देश देख रहा है कि ये नालायक मंत्री बन करके, प्रधानमंत्री हो चाहे नालायक मतलब जो लायक नहीं होता है उतना, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री, जब ये देश को तोड़ रहे हैं, सारे के सारे खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स से लेकर के, हिंदू मुसलमान से लेकर के, हर चीज में, एजुकेशन से लेकर, बिजनेस से लेकर, हर चीज में, तो हे मेरे भारत के जजों, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, 2 कदम आगे बढ़ो, तुम्हारे पैर छूने को मैं तैयार हूं। इस देश को इस गुर्बत से बचाओ। नहीं बचाओगे तो पब्लिक बचाएगी, तब किसी का नहीं सुना जाएगा। नरेंद्र मोदी को हटाना है, अमित शाह को उखाड़ फेंकना है। ये दोनों लोग मिल करके जो अपने भाजपा के दूसरे मंत्रियों के साथ सिर्फ इसलिए कि इन्हें सीटें मिली हैं, वो पॉलिटिकल इलेक्टोरल मेथड से जो मैंने आपको बताया, जिसमें 80% भारत ने इनको वोट नहीं किया है, इन्हें जड़ से उखाड़ना है। इस जमीन